अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की इसमें बहुत कुछ है जो कि कहानी को लेकर आगे चलेगा, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो तबलीगी जमात वाले आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरी पोस्ट के नीचे, तो हाजियो बाजियो यार, तुम अपनी तबलीग किसी और जगह जाके कर सकते हो तो कर लो, वरना मैं तो फिर सुना दूंगी, क्योंकि मैं गुस्से की बहुत तेज़ हूँ और मेरी ज़ुबान बहुत कड़वी है। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारी ज़ुबान के आगे 10 गज का डंडा लगा हुआ है, तो ये डंडा मैं आप लोगों पे ना चलाऊँ, इससे बेहतर ये है कि आप लोग अपने काम से काम रखें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। अब ये कौन है? अदनान जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ तो खादिम बलोच ने इसका रास्ता रोक लिया। एक नौजवान लड़के को भारी बैग उठाकर हवेली में आता देख इन्हें ताज्जुब के साथ साथ गुस्सा भी आया। आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूँगा, आज के बाद मैं इस हवेली में रहूँगा। अदनान का मिजाज ही किसी से नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो यहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसका किसी को भी मुंह लगाने का कोई इरादा नहीं था। अहमद शाह जो दूसरी मंजिल पर खड़ा अदनान को देख रहा था, अदनान के वजूद को खुशमगी नजरों से घूरा। मेरा काम अभी तक हुआ नहीं और ये मौसूफ यहाँ रंग में भंग डालने आ गए। अदनान ने नजर उठाकर ऊपर अहमद शाह की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में न जाने दोनों ने एक दूसरे की तरफ क्या इशारा किया और अदनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर अहमद शाह जल भुन गया। बदतमीज है पूरा, आखिर मेरा ही बेटा है। वो मुंह बनाकर ठंडी आह भरता अपने कमरे में चला गया। वो जानता था इसे यहाँ अल्तमश ने बुलाया है तो जरूर कोई वजह होगी। ये हमारी हवेली है, कोई होटल नहीं जो कोई भी आएगा और यहाँ रहने के लिए हमें धमकियाँ देगा। मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा, मुझे यहाँ बुलाया गया है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अदनान ने अपना कार्ड निकालकर खादिम बलोच के सामने लहराया, जिसे देखकर वो यकदम चौंक उठा। एक पुलिस वाला उनकी हवेली में रहेगा, इसके 14 तबक मिनट में रोशन हो गए। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। अल्तमश की आवाज़ पर दोनों उसकी तरफ मतवज्जा हुए। मगर क्यों बेटा? खादिम बलोच ने आज पहली बार भरपूर लगावट के साथ अल्तमश को बेटा पुकारा। जहाँ एक पल के लिए उनके मुंह से फूल झड़ते देखकर अदनान का मुंह खुल गया, वहीं अल्तमश ने बेजार नजरें घुमाई, क्योंकि उसे मालूम था वक्त की मुनासबत को देखकर ये झड़ने वाले फूल जहरीले हैं। हवेली के बाकी लोग भी धीरे धीरे उनके गिर्द जमा होने लगे, क्योंकि मुझे लगता है चाचा जी, मेरी माँ की इज्जत और जान को खतरा है, तो इसीलिए आज के बाद ये इसी हवेली में रहेगा। पेशे से ये एक पुलिस वाला है और मेरा दोस्त है। अगर मेरी माँ की तरफ किसी ने आंख उठाने की भी कोशिश की तो खड़े खड़े इनकाउंटर हो जाएगा, और इसके इनकाउंटर को सेल्फ डिफेंस कैसे साबित करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अल्तमश ने जो अदनान का तारुफ और काम मुतारिफ करवाया, उसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों का हलक तक खुश्क हो गया। दोबारा खादिम बलोच ने बोलने की हिम्मत नहीं की और अदनान ने ज़्यादा देर वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा। मेरे लिए जो कमरा खुलवाया है वो तैयार है। हाँ, तुम आउट हाउस में रहोगे। अल्तमश की बात पर उसने घूर कर उसकी तरफ देखा, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि वो जानता था उसे आउट हाउस में ठहराने की क्या वजह है। आउट हाउस के जिस कमरे में उसके रुकने का इंतजाम किया गया था, वहीं बराबर में दूसरे कमरे के अंदर नासली भी मौजूद थी, इसलिए अदनान को अपना काम करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। अपना बैग उठाकर वो आगे बढ़ गया। एक नौकर उसे आउट हाउस तक छोड़ने साथ चल दिया। उसके मंजर से गायब होते ही खादिम अल्तमश की तरफ मतवज्जा हुआ। हम तुम्हारे अपने हैं बेटा, कोई दुश्मन नहीं जो तुम अपनी माँ की सेफ्टी के लिए यूँ पुलिस वालों को हवेली में आकर रहने का बोल रहे हो। खादिम बलोच एक बार फिर लगावट से बोला, माफ़ कीजिएगा चाचा जी, मुझे किसी पर एतबार नहीं। ऐसे कैसे एतबार ना करने की बात कर रहे हो मेरा बच्चा? तुमने देखा नहीं, जब तुम्हारी माँ के वकार पर बात आई तो मैं अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो गया, उसे पुलिस के हवाले करवा दिया। अभी भी तुम हम पर शक कर रहे हो? अगर हमारी नीयत पर इतना ही शक था तो तुम भले हवेली ना आते। उनकी बात पर अल्तमश का दिमाग घूम गया। ये हवेली हमारी है, हम यहाँ क्यों ना आते? और मुझे किसी पर शक नहीं, बल्कि इन सारे हवेली वालों पर पूरा यकीन है, ये सब मेरी माँ के दुश्मन हैं। अगर आप लोग इतने ही हमारे करीबी हैं तो आज तक जो सलूक आप लोगों ने हमारे साथ रखा वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं रखा जाता।
आज एक तीसरा बंदे ने अपनी आंखों से देख लिया तो आप सबको यकीन हो गया। जब मेरी माँ यहाँ चीख चीख कर इंसाफ मांग रही थी तब आप लोगों ने जितना हो सका उसे जलील और रुस्वा किया। हमसे अच्छे तो बाहरी लोग हैं जो यकीन के काबिल हैं, तो बस इसीलिए मुझे अपनी माँ की सेफ्टी की बहुत फिक्र है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका दिल सच्चा है तो आपको किस बात का डर। अल्तमश ऐन उसके बराबर उनकी आंखों में आकर झांकने लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें किस बात का डर। भले तुम पुलिस वाला बुलाकर यहाँ रखो, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि हम एक फैमिली हैं और फैमिली में एतबार होना चाहिए। अभी हमारा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना कि हम एक दूसरे पर इतना अंधा एतमाद कर सकें। जब मुझे आप लोगों पर इतना एतमाद हो जाएगा तो मैं इसे वापस भेज दूंगा। अल्तमश ने बिना झोल झाल के सीधे सीधे जवाब दे डाला। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अगर तुम्हें एतबार नहीं तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा ये एतबार कायम हो जाए। उनकी बात पर बिना कोई जवाब दिए वो बाहर निकल आया, जबकि खादिम बलोच तिलमिला उठा। ऐसा लग रहा है किस्मत चारों तरफ से उन पर शिकंजा कस रही है। पीड़ा कर को हर रोज एक नई मुसीबत। ये क्या है? जुनैरा ने हैरत से अपने सामने लाकर रखे आइसक्रीम के कप को देखा जो अहमद शाह लेकर आया था। अरे ये आइसक्रीम है। चोट आपके पाँव पर लगी है, लेकिन आपको चीज़ों की पहचान भूल गई है। मैं जानती हूँ ये आइसक्रीम है, लेकिन मेरे पास लेकर क्यों आए? ताकि हम दोनों आइसक्रीम खाएं। लेकिन ये तो एक ही कप है। हाँ तो हम दोनों एक ही कप से खाएंगे ना। क्या आपका दिमाग खराब है? जुनैरा को कम से कम इस बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैंने सुना है साथ खाने से मोहब्बत बढ़ती है। कौन सी मोहब्बत? वो झंझला उठी। वही जो मेरे और आपके दरमियान है। आपका दिमाग खराब है। मेरा पाँव ठीक नहीं, वरना मैं आपका दिमाग दुरुस्त कर देती। जुनैरा को सही तब चढ़ी उसकी बातों पर। मेरा दिमाग नहीं, मेरा दिल खराब है। अगर आप एक हाँ कर दें तो मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल सही हो जाए। लेकिन फिलहाल आप ये आइसक्रीम खाएं। मैंने सुना है औरतों के दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है। आपने गलत सुना है। मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है। तो फिर आपके दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? कहीं से भी नहीं। मेरे दिल तक जाने का रास्ता नहीं है, वो बेजारी से बोली। जब से ये आया था उसे ख्वामखा ही परेशान कर रहा था, और वो अच्छे तरीके से जानती थी उसके यहाँ आने का मकसद सिर्फ उसे परेशान करना ही है। अगर आपके दिल तक जाने का कोई रास्ता नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी मेजर हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूँगा। बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करें, अपनी उम्र देखिए। सुनहरा ने मसलहत से उसे समझाने की कोशिश की। यार, एक तो आप मेरी उम्र के पीछे पड़ गई हैं। क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? हाँ बोले। कुछ देर के लिए मेरी शनाख्ती कार्ड वाली उम्र को भूल जाए और मेरी आंखों में देखे, मुझे देखे। क्या मैं वाकई आपको बड़ी उम्र का लगता हूँ? आप मुझे दादा पर दादा की उम्र के लगते हैं। सरसरी सा उनकी तरफ देखकर जुनैरा ने बात ही खत्म कर दी और अहमद शाह का मुंह मारे सदमे के पूरी तरह खुल गया। व्हाट? दादा पर दादा? उसने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को हार्ट अटैक आने से बचाया, जबकि उसकी ऐसी हालत पर जुनैरा को हंसी तो बहुत आई, मगर कमाल महारत से वो अपनी हंसी छुपा गई। मैं बाप बनने का ख्वाहिशमंद हूँ और आप मुझे दादा पर दादा से तशबीह दे रही हैं। याद रखिएगा, इस मुबालगा राय का कब्र में अलहदा से हिसाब किताब होगा। उन्होंने जी भर के जुनैरा को मलामत करना चाहा, मगर वो आइसक्रीम के कप को घूरने में मसरूफ थी। चले छोड़े सारी बातों को, मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके हाथों से खाऊंगी। मुझे खाना आता है। जुनैरा को फिर उसकी बातों पर तप चढ़ने लगी। लेकिन अभी आपकी तबीयत खराब है ना, तो मैं आपको अपने हाथों से खिला सकता हूँ। मेरे पैर पर चोट लगी है, मेरे दोनों हाथ सलामत हैं। मेरे हाथों से खाकर देखिए, ये आइसक्रीम और भी ठंडी मीठी और टेस्टी हो जाएगी। उसकी बातों पर जुनैरा का दिल चाहा अपना सर पीट ले। इस उम्र में भी आपके ठरकीपन की इंतहा है। जब जवानी में होंगे तो पता नहीं कौन सी अंधेर मचा रखी होगी। ऐसा क्या हो गया भाई? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो सब समझ रहा था, मगर फिर भी ढीठ बनकर खड़ा था। शर्म नहीं आती? सिर्फ एक आइसक्रीम का कप नहीं बल्कि चम्मच भी एक ही लेकर आए हैं। इस चम्मच से या तो मैं खाऊंगी या आप, फैसला कर ले। नहीं तो जुनैरा ने उसे धमकी देना चाहिए। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं शोर मचा के सबको बुलाऊंगी। बुला लें सबको, सब उसी हक में है कि आप मुझसे शादी कर लें। आइसक्रीम का चम्मच उसके मुंह में रख कर वो मजे से गोया हुआ। फिर मैं पुलिस को फोन करूंगी।
गहरी सांस भर के उसे एक आखिरी हल यही मिला। ओहो, अच्छा किया आपने पुलिस का भी याद करवा दिया। आपका दूसरा बेटा जो कि पुलिस में है वो भी हवेली आ चुका है। आप कहें तो उसे बुला लाऊं? दोनों माँ बेटा कुछ देर बात कर लेना और आप अपना मुद्दा भी उसके सामने पेश कर देना। फिर देखते हैं वो आपके हक में फैसला देता है कि मेरे। या अल्लाह, आप अभी और इसी वक्त अपनी इस गर्म आइसक्रीम के साथ यहाँ से गुम हो जाएं। जुनैरा ने आइसक्रीम का कप उसकी तरफ बढ़ाया। गरम? कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मैं ठंडी लेकर आया था, ये गरम कैसे हो गई? वो हैरत से आइसक्रीम के कप में झांकने लगा तो वाकई सारी आइसक्रीम पिघल चुकी थी। ये सब आपका कसूर है। वो जुनैरा की तरफ खुशमगी नजरों से घूरने लगा। मेरा क्या कसूर? आपने इतनी हॉटनेस मचा कर रखी है। आप क्यों इतने हॉट हैं? देखिए आइसक्रीम का क्या हाल हो गया। जब आइसक्रीम का ये हाल है, सोचिए मेरा क्या हाल होता होगा। बस आपको तरस ही नहीं आता। जुनैरा का मुंह मारे हैरत से पूरा खुल गया। गाल शर्म के मारे दहकने लगे। अब ऐसे शर्मा कर क्यूट बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना बिना शादी के आपकी क्यूटनेस के आगे हार कर ज़्यादा नहीं तो 2-4 बार आपको चूम ज़रूर लूँगा। दफ़ा हो जाएं यहाँ से। वो एकदम चीखी तो अहमद शाह बोतल के जिन की तरह कमरे से गायब हो गया। इस इंसान का कुछ करना होगा। 2 दिनों में ही जीना हराम कर दिया। वो मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। जैसे ही वो नाश्ता करके अपने कमरे में आया, इसका दिल बेचैन होने लगा, मतली आने लगी और कुछ ही देर में वो वाकई उल्टी करके बेहाल होती बेड पर आ गिरी। उसके कमरे में आती नाज़ली ने उसे यूं बेहाल होकर गिरते देखा तो फौरन साबरी के पास चली आई। क्या हुआ साबरी? इस तरह क्यों लेटी हो? तबीयत तो ठीक है? उसके माथे पर हाथ रख कर चेक करते हुए वो फिक्रमंदाना अंदाज में पूछती उसी के पास बैठ गई। पता नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। कई दिनों से खाने के बाद मुझे उल्टी आ जाती है। कोई भी तेज खुशबू सूंघ लूं तो मन बेचैन हो जाता है। वो बस नाज़ली से ही अपना हाल कह सकती थी, मगर उसकी हालत का सुनकर नाज़ली के दिमाग में जो शक आया उसे यकीन में बदलने के लिए वो अपने कमरे में जाने लगी। सावरी, तुम बस 1 मिनट यहीं पर रहना, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ, तुम बस 1 मिनट यहाँ से कहीं मत जाना। हम अभी पता करते हैं। वो अपने कमरे में गई। प्रेगनेंसी चेक करने की किट लाकर सावरी के हाथ पर रखी। ये क्या है नाज़ली? ये प्रेगनेंसी चेक करने का आला है। तुम इसको यूज करके आपको इस्तेमाल कैसे करते हैं? मगर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं उसे ये भी नहीं पता था। उसे इस्तेमाल करने का तरीका नाज़ली ने बताया। जैसे तरीका बताया वैसे इस्तेमाल करके वो बाहर आई और वो किट नाज़ली के हाथों पर रखी, जिसको देखकर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। सावरी, तुम प्रेग्नेंट हो? नाज़ली के इंकशाफ पर वो पेट पर हाथ रखकर बेड पर बैठती चली गई। उसके पेट में अल्तमश के वजूद का हिस्सा पनप रहा था। उसने बेयकीनी से नाज़ली की तरफ देखा। ये खुशी की बात है सावरी। वो उसके बराबर आकर बैठ गई। नहीं नाज़ली, नहीं। सोचो हवेली में कितना बड़ा बोझाल आ जाएगा जब सबको पता चलेगा मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी अल्तमश के बच्चे की। खौफ के मारे सावरी ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। सावरी, मुझे लगता है अब तुम्हें हवेली वालों की फिक्र करना छोड़ देनी चाहिए। इतने साल हो गए, तुम अच्छी तरह जानती हो हवेली वालों को हर छोटी बड़ी बात पर तमाशा करने की आदत है। मगर ये कोई छोटी बात नहीं है। उसका दिल वाकई घबरा रहा था। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, मगर अल्तमश पर यकीन रखो, वो तुम्हें हर आफत से महफूज रखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? उसके दिल में अब भी एक डर था। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा खानदान वारिस के पीछे है। तुम्हारी खातिर ना सही, अपने बच्चे की खातिर वो तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि ये सारा मामला ही जायदाद का है। तो वो अपने बच्चे को बचाने की हर वो कोशिश करेगा जो उससे हो सके। ऐसे बात ना करो, मेरा दिल उससे जुड़ चुका है। ऐसे कड़वे सच पर सावरी का दिल भर आया। मुझे नहीं लगता हवेली वालों से दिल जोड़कर किसी का कभी कोई भला हुआ है। आज तक मैंने हवेली वालों को शिद्दत पसंद और खुदगर्ज पाया है, लेकिन अल्तमश के बारे में मैं अपनी राय नहीं दे सकती क्योंकि वह हवेली के रिवायती मर्दों के साथ नहीं पला बढ़ा। उसकी परवरिश एक अच्छी और समझदार खातून ने की है, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये कहूँगी कि तुम्हें अपने दिल को हर तरह के हालात का सामना करने के लिए मजबूत करना होगा। लेकिन बच्चे की फिक्र मत करना, वो सब अल्तमश का काम है। बच्चे के लिए वो तुम्हें हर आफत से महफूज रखेगा, इसीलिए रिलैक्स हो जाओ। इसकी आंखों में आई नमी को साफ करके नाज़ली ने उसे सहारा दिया।
लेकिन ये बात अल्तमश को कैसे बताऊंगी? क्या बात बताने की बात हो रही है? कमरे में दाखिल होता वो दोनों की आखिरी बात सुन चुका था और इन दोनों को यूं घबराई हालत में बैठा देखकर कुछ हैरान भी हुआ, क्योंकि दोनों के चेहरे पर फिक्रमंदाना आसार नुमाया थे। नाज़ली ने आगे बढ़कर प्रेगनेंसी किट उसके सामने लहराई, जिसे देखकर अल्तमश की आंखें कुछ पल के लिए फैल गईं। ये कब हुआ और मुझे क्यों नहीं बताया? हमें भी अभी पता चला। वो इन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर जाने लगी कि अल्तमश ने इसका रास्ता रोका। ये कहाँ लेकर जा रही हो? उसका इशारा प्रेगनेंसी के आले की तरफ था। छुपाने? मुझे लगता है आप दोनों को अपने इस रिश्ते को जितना हो सके छुपाना चाहिए। सावरी की प्रेगनेंसी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्यों? ये मेरा बच्चा है, हवेली का वारिस। वो हैरान हुआ। मालूम है ये आपका है, हवेली का वारिस है, मगर मेरा तजुर्बा आप दोनों से ज्यादा है। जब से मेरी शादी हुई है सिर्फ वारिस की जंग है, और इस वारिस को लेकर मैंने कितनी तकलीफें सही है ये मैं जानती हूँ। मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है कि आप दोनों जितना हो सके अपने इस रिश्ते को छुपाने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि जितना ये लोगों की नज़रों में आएगा मुसीबतें उतनी ही ज़्यादा आएंगी। अजीब बातें कर रही हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। लाएं, ये मुझे दे दें। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर नाज़ली ने प्रेगनेंसी किट अपने ही पास रखी। मेरी बात को समझो, मैं उसे मुबशिर की बीवी के कमरे में रखाती हूँ और सबको ये लगेगा कि मुबशिर की बीवी प्रेग्नेंट है। फिर सावरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, और उसके बाद जो मुबशिर की बीवी के साथ होगा वो आप लोग अपनी आंखों से देख लेना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी माँ नहीं बनने वाली थी। मुझे शक हुआ था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने चेक भी किया, रिजल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन अगले ही दिन मेरा बच्चा ज़ाया हो गया था। मैं कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हवेली वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने अपना बच्चा जानबूझकर ज़ाया किया है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे ऐसी दवा दी गई थी जो बच्चे को ज़ाया कर सके। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन मैं भी अपना बच्चा ज़ाया नहीं कर सकती। तो मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, इस हवेली में ऐसा कोई ज़रूर है जो नहीं चाहता हवेली का वारिस आए। और कौन है वो इंसान? अल्तमश बगौर उसके चेहरे को देख रहा था। मैं उस इंसान को तो नहीं जानती, लेकिन आप लोगों को आगाह जरूर कर सकती हूँ। मगर तुम हमारे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? अल्तमश ने शक की नज़रों से उसकी तरफ देखा तो सावरी अल्तमश के करीब आई, क्योंकि हवेली वालों की नज़र में नाज़ली की कोई कदर नहीं है और ना ही इसकी बात को कोई अहमियत दी जाती है। वो बहुत अच्छी है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो हमेशा से मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, मगर इसको हमारे रिश्ते के बारे में पहले दिन से पता है, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अगर उस वक्त वो कुछ कह रही है तो मुझे यकीन है कि वो हमारा भला चाहती है। अल्तमश ने संजीदगी से सावरी की तरफ देखा। ठीक है, ले जाओ, लेकिन अगर मुझे कहीं भी कुछ भी गड़बड़ का एहसास हुआ और मुझे लगा तुम कोई साजिश कर रही हो, तो मैं वो करूँगा जो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। अल्तमश ने उसे जाते जाते भी धमकाना ज़रूरी समझा, तो वो इस बात में सर हिलाकर कमरे से बाहर चली गई। मुबशिर, नाज़ली इस घर में दंदनाती फिरती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसके होंठों को चूमते हुए उठलाकर बोली। मुझे नहीं पता, वो इसकी गर्दन में अपना सर छुपा गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा उससे रिश्ता जुड़ा हुआ है तो तुम्हें कैसे नहीं पता? मुबशिर की लाताल्लुकी का इजहार उसे कुछ खास हजम नहीं आया। मुझे तुम्हारे सिवा कोई नज़र ही नहीं आता। ऐसा क्या है? ऐसा है क्या? बिल्कुल मेरी जान। वो इसे बेड पर लिटाकर इसके वजूद पर हावी होने लगा। क्या तुम वाकई उससे गाफिल हो गए हो? आहें भरती वो सवाल गो हुई। शबाना की धड़कनों पर शिद्दतें लुटाता वो खामोश ही रहा। उससे गाफिल तो मैं कभी नहीं हो सकता। उसमें जितनी अकड़ आती जा रही है मैं खूब देख रहा हूँ। एक बार उसे पाँव की जूती क्या बोल दिया। वो मेरे सर पर चढ़कर बैठने की कोशिश कर रही है। उसकी सारी अकड़ आज मैं निकाल दूंगा। और शबाना पर झुका मुसलसल नाज़ली को सोच रहा था, मुबशिर कब फारिग होना है? मुझे फिर माँ की तरफ भी जाना है। वो घड़ी की तरफ देखती हुई बोली। बस कुछ देर और मेरी जान। वो एक ही झटके में उसकी गहराइयों में उतर आया तो शबाना सिसकने पर मजबूर हो गई। जल्दी आ जाना, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, और वैसे भी हमें अपना वारिस अब जल्दी करना होगा। क्या तुमने अपनी प्रेगनेंसी चेक की? अमल को लम्हा बलम्हा तेज करते हुए वो शबाना से पूछने लगा। नहीं, सोच रही हूँ आज करूँ। कैसी बातें कर रही हो यार?
1.5 महीने के करीब हमारी शादी को हो गया और तुमने अभी तक अपनी डिमांड्स देखो और काम भी। मुबशिर को गुस्सा आ गया तो बुरी तरह अपने अमल को तेज करते हुए शबाना को चीखने पर मजबूर कर गया। अच्छा ना, मेरी जान अभी चेक कर लूंगी, फिक्र मत करो। वो आगे बढ़कर उसके होंठों को चूमकर मुबशिर के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करने लगी। अभी चेक करके बताना और रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। आंखों ही आंखों में उसने शबाना को वार्न किया, अगर ना आया तो ना की बात नहीं करो, हाँ का सोचो, अपना, मेरा, हमारे बच्चे का, फिर ही हमारी जिंदगी में सुकून आएगा, वरना। वो उसके वजूद में अपनी वहशत उतार कर एक तरफ लेट गया। शबाना गहरे सांस लेती छत को घूरने लगी, वरना तुम नाज़िल को तलाक नहीं दोगे। मुबशिर का जुमला उसने पूरा कर दिया। मुझसे कम अज़ कम इस टॉपिक पर बहस नहीं किया करो। वो मुंह फेर गया तो घड़ी की तरफ देखती वो अपने वजूद को चादर में लपेट कर वॉशरूम चली गई। चाहे रिजल्ट पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव, मगर नाज़िल को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लूँगी। उसने बर्दाश्त कर ली सौतन, मगर मुझसे वो बर्दाश्त नहीं। उसके वजूद पर ठंडा पानी गिर रहा था, मगर दिमाग में नाज़िल के खिलाफ नफरत की आग दहक रही थी। नाज़िल चली गई तो दरवाजे को लॉक करके अल्तमश ने सावरी की तरफ देखा जो सर झुका कर खड़ी थी। इधर आओ, छोटे छोटे कदम लेती वो उसके करीब आई। अल्तमश ने उसकी नाजुक सी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा। अगले ही लम्हे वो उसके चौड़े सीने से आ लगी। माँ बनने वाली हो और मैं बाबा। वो उसके झुके सर को बगौर देख रहा था। वो बस इतना ही बोल पाई, शर्मा रही हो या अफसोस कर रही हो? मैं क्यों अफसोस करूँगी? नाज़िल की बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। अल्तमश ने उसके नाजुक वजूद को बाहों में उठाकर कमरे में चहलकदमी शुरू कर दी। कुछ देर वो खामोश रही, फिर उसे एहसास हुआ अल्तमश उसे पूरे कमरे के कई चक्कर लगवा चुका है। अल्तमश, आप थक जाएंगे, मुझे नीचे उतारें। वो हैरत ज़दा सी उसकी तरफ मतवज्जा हुई। क्यों, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मेरी बाहों में? अच्छा लग रहा है, मगर मेरा वजन? कोई वजन नहीं है तुम्हारा, फूल की मानिंद है मेरी छोटी सी बीवी। उसकी बात पर वो मुस्कुराई। और इस फूल के साथ आप हर रोज ऊट पटांग हरकतें करने वाले भंवरे। अपनी ही बात पर वो खिलखिला कर हंसती। भंवरे का तो एक ही काम है, फूल के रस को चूसना। अगर मैं तुम्हें महसूस नहीं करूंगा तो सांस कैसे लूंगा? बस करें, आप मेरे इतने भी दीवाने नहीं हैं। वो अल्तमश के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में बगौर देखने लगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं तुमने मुझ पर क्या जादू किया है। जादूगर ने क्या जादू किया है? उसके सवाल पर अल्तमश ने उसे अपने पांव पर खड़ा किया और अगले ही लम्हे दोनों हाथ मजबूती से उसकी कमर पर जमा कर उसे जमीन से ऊपर उठाकर गोल गोल घुमा दिया। उसे लगा वो कोई प्रिंसेस है जिसके पांव जमीन पर नहीं लगने दे रहा। अल्तमश, वो खिलखिलाकर हंसती। नीचे उतारे? नहीं उतारूंगा जब तक तुम्हें एक फेरी जैसा फील ना हो। वो उसे मुसलसल घुमा रहा था। आंखें बंद करके सर को पीछे की तरफ गिराकर सावरी ने दोनों बाजू फैलाए। होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। अल्तमश, गहरा सांस लेकर उसने आंखों के पर्दों पर अल्तमश और खुद को एक परिस्तान के नगर में देखा, जहां वो दोनों एक नन्हा सा वजूद इन दोनों की एक एक उंगली थाम कर दरम्यान में अपने छोटे छोटे कदम जमीन पर रखता चल रहा था। अल्तमश ने उसे नीचे उतारा। जैसे ही उसका चेहरा अल्तमश के चेहरे के ऐन सामने आया तो बंद आंखें खोलकर चंद लम्हे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। सावरी ने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामा। अल्तमश वो गौर उसके चेहरे को देख रहा था जहां मोहब्बत साफ रक्सा थी। सावरी की आंखें बंद हुई और वो धीरे धीरे अल्तमश के होंठों पर झुकती चली गई। वो मुस्कुराया। कमर पर मजबूत हिसार बांधकर वो अपने जज्बात से उसके जज्बात की तर्जुमानी करने लगा। अल्तमश का शिद्दत भरा लम्स पाते ही वो लम्हे के 1000वें हिस्से में ये समझ गई कि वो किसी बेबाकी का मुजाहिरा कर बैठी है। इस बेबाकी का मुजाहिरा कर बैठी है। शर्म के मारे नजरें जमीन से आ लगी। उसकी सांसों में अपनी सांसें तहलील करता वो सावरी के चेहरे पर आने जाने वाले तासुरात से लुत्फानंदोज हो रहा था। फिर उसे सांस लेने का मौका देकर खुद पीछे हट गया। जैसे ही अल्तमश की गिरफ्त कमजोर हुई वो तीर की तेजी से बिस्तर में दुबक गई और उसकी ऐसी हरकत पर अल्तमश का छत पाड़ के कहा बुलंद हुआ, जो सावरी को मजीद नर्वस कर गया। हंसे मत, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बिना कंफर्टर से सर निकाले उसने अपनी सफाई पेश की। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता खुद भी उसके साथ ही घुस गया। मैं सच बोल रही हूँ। वो उसे अपने करीब देखकर करवट बदल गई।
मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो तुम्हारी नीयत खराब लगती है। वो पीछे से ही उसे अपनी बाहों में लेकर उसके कान में सरगोशी करने लगा। क्या मतलब? बड़ी बड़ी आंखें मजीद बड़ी हो गई। मतलब ये कि तुमने इतना हैंडसम डैशिंग लड़का देखा और फिर तुमसे रहा नहीं गया और तुमने आके मुझे चूमना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। फिर कैसा है? वो मजीद उसके करीब आया। सावरी की नाजुक कमर के गिर्द उसका हिसार इतना तंग हो चुका था। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हैं? वो इकरार कर गई। क्या तुमने मुझे किस नहीं किया? शर्म के मारे वो खुद में सिमट गई। क्या तुम्हारी नीयत मुझ पर खराब नहीं हो रही? मुझे तो अब अपनी इज्जत भी खतरे में लग रही है। गरम गरम सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ता वो सावरी को सच करने में कामयाब हो चुका था। नहीं, वो एकदम अल्तमश की तरफ रुख मोड़कर उठ बैठी। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी इज्जत क्यों? वो दोबारा अपनी नजरें झुका गई। अल्तमश ने आगे बढ़कर उसे किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में बिठाया। फिर मुझे चूम क्यों रही थी? वो उसके निचले होंठ पर अंगूठा फेर कर सावरी को मजीद बेबस करने लगा। अल्तमश वो आंखें बंद करके अपनी बेबसी बताना चाहती थी, मगर वो कहाँ सुनने वाला था। ठीक है, सॉरी। वो सर झुका गई। मैंने तो ऐसे सॉरी एक्सेप्ट नहीं करना। फिर तुम्हें कुछ और करना होगा, जैसे कि तुम्हें दोबारा मुझे यहाँ चूमना होगा। अल्तमश ने उसका नाजुक सा हाथ उठाकर अपने होंठों पे रखा, जिसे उसने एकदम खींच लिया। जी नहीं, पहले ही आपको लगता है मेरी आप पर नीयत खराब है। दोबारा करूंगी तो पता नहीं क्या बोलेंगे। दोबारा कुछ नहीं बोलूंगा। वो क्यों भला? दोबारा क्यों नहीं? उसे हैरानी हुई। देखो मेरी छोटी सी बीवी, हर गलती की एक सजा होती है। उस सजा के बाद गलती नहीं रहती। सजा के बाद कोई हमारी गलती पर दोबारा शर्मिंदा नहीं कर सकता। तो मैंने तुम्हें सजा बता दी है। अब तुम्हें डिसाइड करना है, अपनी सजा पूरी करोगी या फिर मैं ऐसे ही सारी जिंदगी तुम्हें आंखों ही आंखों में। जो उसने सावरी को आने वाले हालात से आगाह किया तो वो भूख ला गई। नहीं, मैं सोचती हूँ। जल्दी सोचो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं कितना बिजी हूँ। मसरूफ अंदाज में उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो उंगलियां मरोड़ कर चंद लम्हे सोचती रही। सजा? मुझे सजा कबूल है तो फिर करो। अल्तमश ने अपना मुंह के ऐन सामने करके अपने होठों को गुलाई की शेप में देकर उसे खुद को चूमने की दावत दी। इतनी जल्दी नहीं। वो एकदम दूर होने लगी, मगर अल्तमश की मजबूत पकड़ में अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। फिर वो सख्त बदमजा हुआ। मैं कर दूंगी जब मेरा मूड हुआ। मूड वाला कोई सीन नहीं है। अगर चूमना है तो अभी, वरना फिर तैयार हो जाओ सारी जिंदगी ये ताना सुनने के लिए। अरे मगर क्यों? मैं इनकार थोड़ी कर रही हूँ। वो रुहासी हुई। देखो सावरी, हर सजा का एक वक्त मुकर्रर होता है और ये तुम्हारा वक्त है। अगर तुम अपने गुनाह की तलाफी कर सकती हो तो अभी करो, वरना सारी जिंदगी। फिर आगे वो कुछ नहीं बोला। गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो गड़बड़ा गई। किसी पर अपनी नीयत खराब करना गुनाह ही होता है। वो लबों में मुस्कुराहट दबाए आंखों ही आंखों में उसे सरजंश कर रहा था। चलो जल्दी से अपनी सजा पूरी कर लो। वो एक बार फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के ऊपर झुका गया। चारों नाचार वो खुद को तैयार करने लगी। आप अपनी आंखें बंद कर ले, मुझसे ऐसे नहीं हो पाएगा। वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुकी, लेकिन फिर शर्म और झिझक के जेर असर पीछे हट गई। मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं? वो खुशमगी नजरों से उसे घूरने लगा। प्लीज बंद करें ना। वो रुहासी हो गई। देखो तुम डिमांड रखने की हालत में नहीं हो। अल्तमश ने उसे दोबारा जज किया। प्लीज मेरी ये बात मान ले, मैं आपकी सजा के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम्हारी खराब नीयत को देखकर बात माननी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो चलो ट्राई करते हैं। अपनी आंखें बंद करके वो उसके चेहरे की तरफ झुका। जैसे ही सावरी झिझकते हुए उसके चेहरे के पास आई, अल्तमश ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। यह फाउल है, चीटिंग है। आप वो एकदम पीछे हुई। अरे तुम इतनी देर लगाओगी तो ऐसा ही होगा। मुझे लगा अब तक कर दिया होगा। नहीं, एक बार फिर। नहीं, इस बार नहीं करूँगा। वो मजीद फैलने लगा। प्लीज एक बार, आखिरी बार, प्लीज अल्तमश। वो मासूम समूह बनाकर आंखें पटपटाने लगी। ठीक है, आखिरी बार, वो भी सिर्फ तुम्हारी मासूमियत को देखकर। लेकिन अगर इस बार देर हुई तो अगली बार के लिए कोई रियायत नहीं होगी। वो उसे वार्न करके सावरी के आसान खता कर गया। ठीक है, पक्का। खुद को मजबूत करती वो अब पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही अल्तमश ने दोबारा आंखें बंद की, वो तेजी से उसके होंठों पे झुककर पीछे होने लगी, मगर अल्तमश ने उसके
सर के पीछे हाथ रख के उसके होंठों को अपने होंठों से मिला दिया। सावरी ने हैरत से उसकी तेजी को देखा, जो आंखें पूरी तरह खोलकर उसकी हैरत से फैली आंखों में झांक कर बेशर्मी से आंख का एक कोना दबा गया। उसकी बेबाक जसारतों पर शर्म से पानी पानी होती वो दोनों आंखों को बंद कर गई। जानती थी अब उसकी बेबाक गुस्ताखियां शुरू हो जाएंगी। आहिस्तगी से सावरी को तकिए पर लटाकर वो मुसलसल उसके होंठों का जाम पी रहा था। धीरे धीरे हाथ उसकी गहराइयों में जाकर रुका तो सावरी की सिसकी निकल गई। अल्तमश ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वो नजरें झुकाकर अपनी तकलीफ बयान कर गई और अल्तमश अपने कल के अमल पर शर्मिंदा होकर रह गया। मुझे माफ कर दो। एक बार फिर उसने माफी मांगी। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने कल रात ही बहुत माफी मांगी है। बस थोड़ी एहतियात बरतिएगा। वो उसे आने वाले लम्हात में नरमी का मुजाहिरा करने की इल्तिजा कर रही थी। नहीं, मैं फिलहाल नहीं कर रहा। मेरे लिए तुम्हारा आराम जरूरी है। वो उसे बाहों की गिरफ्त से आज़ाद करके खड़ा हो गया। सावरी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या वो उसकी तकलीफ की खातिर अपने नफ्स को रोक रहा है? आप इस वक्त प्यार नहीं करेंगे? सावरी ने हैरत से सवाल किया। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। बस यूं ही पूछ रही थी। आप रुकते नहीं हैं तो आज फिर अपना सवाल अधूरा छोड़कर वो खामोश हो गई। आज मुझे अपनी बीवी की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि मेरी बीवी के साथ एक नन्ही सी जान भी पल रही है। अब मैं एक को नहीं दो को तकलीफ दूंगा। तुम थोड़ा आराम कर लो। आपकी आगोश वो दूर खिसकने लगा तो वो फौरन बोली। अगर मेरी आगोश में रहोगी तो वो बच नहीं पाओगी, या फिर यूं कहो कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकूंगा। तुम सो जाओ सावरी। वो उठकर जैसे ही सोफे पर जाने लगा, सावरी ने इसका बाजू पकड़ लिया। मुझे आपकी आगोश चाहिए, फिर भले आप अपने जज्बात पर काबू रख पाएं या ना रख पाएं। सावरी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो बेबसी से गोया हुआ। अब वो उसे कैसे समझाता कि उसका नाजुक गदास वजूद जैसे ही अपने आसपास महसूस करता है, खुद पर से जज्बात की सारी लगामें खो देता है। अल्तमश के आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानेंगे। सावरी ने जिस मान से उसकी तरफ बाहें फैलाई, वो ठंडी आह भरता उसे अपनी आगोश में लेकर लेट गया। और फिर वाकई उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल तरीन अमल लगने लगा। उसका नाजुक वजूद चीख चीख कर अपने पास बुला रहा था, मगर वो उसकी तकलीफ को मद्देनजर रखता हुआ अपने जज्बात पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में वो उसकी आगोश पाकर सो चुकी थी, मगर अल्तमश, उसका तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर गुजर रहा था। दिल हमक हमक कर उसके वजूद की रानाइयों में खो जाने के लिए मचल रहा था। लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं करना चाहता था, कम से कम इस वक्त तो नहीं। रात के कई पल गुजर गए। उसने कई बार सावरी को अपनी आगोश से जुदा करके उससे दूर चले जाना चाहा, लेकिन वो नींद में भी उससे ऐसे लिपटी थी जैसे अगर अल्तमश जरा सा भी दूर हुआ तो शायद सावरी का कोई कीमती नुकसान हो जाएगा। वो उसकी हरकत पर खुश भी हो रहा था, लेकिन अपने जज्बात वो इन्हें कैसे काबू रखता। कई घंटे उसने इम्तिहान की तरह गुजार दिए। मुसलसल खुद पर जब्त कर करके उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे और आखिरकार सुबह 3 से 4 के दरमियान वो खुद पर से सब्र खो बैठा। सावरी के नाजुक से वजूद पर अपना पूरा वजन डालकर वो इसके होंठों को चूमने लगा। बार बार मुसलसल वो आहिस्ता आहिस्ता इन होंठों के जाम को पी रहा था। नींद में भी वो कसमस आई, मगर अब उसे सावरी की नींद की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि सावरी भरपूर नींद ले चुकी है। अब अगर उसे परवाह थी तो दोनों के वजूद को एक करने की। सारी रात खुद पर सब्र करके वो आखिरकार हार गया था। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अब चाहे सावरी उठ जाए, मगर वो अपनी शिद्दतें वापस नहीं लेगा। इसीलिए सावरी के वजूद में होने वाली हरकत की परवाह किए बगैर वो मुसलसल उसके होंठों का जाम पीता धीरे धीरे गर्दन पर झुका और वहां अपनी मोहब्बत के बोसे देने लगा। आज वो इसके वजूद को काट नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था आज उसे नरमी का मुजाहिरा करना है। अपनी छोटी सी बीवी के वजूद को वो कल ही बहुत तकलीफ दे चुका है, और आज उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत की बारिश करके वो पोर पोर उसे अपनी मोहब्बत में भिगो देना चाहता था। सावरी की शर्ट के बटन एक ही झटके में खोल चुका था और धड़कनों के उभारों को काटने के बजाय उन्हें अपनी जुबान से नम करने और होंठों से बोसे देने लगा। ऐसी मोहब्बत पर सावरी की आहें नींद में भी निकलने लगी। पूरे वजूद में बेचैनी बढ़ गई।
आंखें खोलकर उसने खुद पर झुके अल्तमश को देखा। कुछ ही पल में वो ये समझ गई थी कि अल्तमश अपने जज्बात पर से काबू खो बैठा है। इसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। न जाने इसे क्यों अच्छा लगा। शायद वो नहीं जानती थी कि अपने मनपसंद शख्स का यूं बेबस होकर मोहब्बत लुटाना किस कदर सुकून देता है। गहरे सांस लेती आंखें बंद करके उसने एक हाथ अल्तमश की गर्दन के पीछे रखा और दूसरा हाथ उसके बालों में फेरने लगी। वजूद में मचलती बेचैनी की वजह से भारी हुई धड़कनों के उभार उठ और गिर रहे थे। ये नज़ारा अल्तमश के लिए बहुत दिलफरेब था और वह इन्हें मुट्ठियों में भरकर सहला रहा था, मगर कल की तरह बेदर्दी दिखाने का कोई मूड नहीं था। एक नज़र सावरी के चेहरे की तरफ भी देखा, जहां आज ना आंसू थे, ना बेचैनी, ना दर्द, ना तकलीफ, बस एक सुकून था। और वो यही चाहता था कि दोनों की कुर्बत में वो सुकून महसूस करे। उसकी गहराइयों में धीरे धीरे वो अपने आप उतारने लगा। सावरी, तकलीफ तो नहीं हो रही? वो सावरी से उसकी तकलीफ का पूछने लगा। नफी में सर हिलाकर वो थोड़ी सी आंखें खोलकर अल्तमश को देखने लगी, जो आज इस कदर एहतियात बरत रहा था। धीरे धीरे वो सावरी के वजूद में पूरी तरह उतर गया। एक गहरी आह के साथ उसने दोनों होठों को आपस में पेवस्त करके आंखें सख्ती से मीच ली। भले वो जितनी भी नरमी का मुजाहिरा कर रहा था, मगर फिर भी वो एक भरपूर मर्द था, जो अगर नरमी से भी अपनी शिद्दत सावरी पर लुटाता तब भी उसके लिए तकलीफ देता। और ये बात अल्तमश को खूबी समझता था। इसीलिए अपने अमल को जारी रखते हुए वो सावरी के चेहरे पर झुककर उसे पुरसुकून करने लगा। बस थोड़ी देर और फिर हम एक हो जाएंगे। आपको जरा सी भी शर्म नहीं है? अब हम माँ बाप बनने वाले हैं और आप ये सब कर रहे हैं। सावरी को न जाने क्या सूझी। वो उसकी आंखों में देखकर शिकवा कर गई। इसके बचकाना शिकवे पर वो मुस्कुराया। क्यों, इसमें शर्म की क्या बात? हमने इतनी मेहनत की है, तभी तो हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में मौजूद है। हाँ तो अब आ गया है, तो अब हमें ये नहीं करना चाहिए। उसने अपनी अकल लड़ाई। मगर क्यों? हमारे बच्चे को नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे हमारे बच्चे को फायदा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन पर सावरी की आंखें पूरी तरह फैल गई। फायदा? कैसा फायदा? ऐसा फायदा कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे बच्चे को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चों को पहले से ही पता होगा क्या करना है, कैसे करना है। क्या मतलब? वो अब भी उसकी किसी बात को नहीं समझी। अल्तमश उसकी नाकिस अकल पर हंस दिया। मेरी छोटी सी बीवी, अपनी छोटी सी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा बच्चा बहुत रोमांटिक होगा। जब वो अपने माँ बाप को इतना रोमांस करते हुए देखेगा, तो आने वाले वक्त में रोमांस के मामले में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकेगा। वो हंसकर उसे समझा रहा था। अब सावरी को उसकी सारी बातें साफ साफ समझ आ गई। शर्म के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? आप अपने बच्चे को भी अपनी तरह बेशर्म बनाना चाहते हैं। अब क्या करें? बाप जितना बेशर्म हो तो बच्चों को दो हाथ आगे ही होना चाहिए। जी नहीं, उन्हें शरीफ होना चाहिए। हरगिज नहीं। अगर मेरे बच्चे शरीफ हुए तो उन्हें पकड़ के मारूंगा। वो अपने अमल को तेज कर गया, मगर सावरी उससे बातें करने में मगन थी। वो सावरी का ध्यान भटकाने में कामयाब रहा। इसके चेहरे पर सुकून था। हालांकि गहराइयों में अल्तमश का अमल तेज तरीन हो चुका था, मगर वो उससे बातों में ऐसे लगी हुई थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ और वो कतरा कतरा करके उसके वजूद में उतर गया। तो उन्होंने पुरसुकून होकर एक दूसरे की तरफ देखा और अल्तमश आगे बढ़कर दोबारा उसके होंठों को चूमने लगा। तुम एक नशे की तरह हो जिसकी लत बहुत बुरी है। सावरी ने उसकी आंखों में झांका। अल्तमश मुझसे यूं ही मोहब्बत करेंगे हमेशा? वो कहना चाहती थी कि वह इकरार करे, मगर खुलकर कहने के बजाय घुमाकर पूछ लिया। आखिरी सांस तक वो मुस्कुराकर उसके गदास वजूद पर दोबारा अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया और रूह तक सरशार होकर एक बार फिर सावरी उसकी मोहब्बत में पोर भीगती चली गई। आज अल्तमश पुरसुकून था, क्योंकि सावरी की दिलफरेब बाहें कानों में रस घोल रही थी और सावरी पुरसुकून थी कि वो रिवायती मर्दों की तरह एक बात को पकड़ कर नहीं बैठा रहता। वरना उसके बाप ने जो किया था, अगर उसकी जगह मुबशिर होता तो वो आज तक बिलावजह नाज़िले की जो हालत देखती आई थी, उसके मुकाबले शायद उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी। कितने दिन हो गए मैं अल्तमश से नहीं मिली और वो भी मुझसे कोई राब्ता नहीं कर रहा। कहता था कि इसके बाद वो हम दोनों के रिश्ते की बात करने आएगा। यहाँ तो मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहा। फिजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। ताबा कई दिनों से उसे बेचैन देख रही थी। खतरे की घंटी उसके दिमाग में भी बज रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बुरा सोचना नहीं चाहती थी।
सब्र करो, क्या पता उसे कोई काम हो, इसमें उसी में बिजी हो। जाकर पता कर लो एक बार। मैं क्यों जाऊं? हर बार मैं ही जाती हूँ। तो तुम्हारा काम है, तुम्हें ही जाना चाहिए। मेरा कौन सा काम है? क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता? सारे फर्ज मेरे हैं। देखो, हम जो प्लान कर रहे हैं इसमें ज़्यादा फ़ायदा हमारा है, तो हमें आगे बढ़कर अपने लिए स्टैंड लेना होगा। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। मैं बस अल्तमश को चाहती हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, चुपचाप बैठी रहो। कितने दिन हो गए मैं अल्तमश से नहीं मिली और इसे भी कोई फिक्र नहीं। मेरी एक भी कॉल नहीं उठा रहा। वो बालों को मुट्ठियों में भींचकर सोफे पर बैठ गई। 1 मिनट, अगर उसे कोई और मिल गई हो गई तो? अरे तुम पागल हो गई हो। वो तुमसे मोहब्बत करता है, वरना बच्ची की बात नहीं करता। मेरा तजुर्बा, आपका तजुर्बा गया तेल लेने। अरे बच्चे तो किसी भी औरत से आ सकते हैं। अगर वो किसी और से भी शादी करता है तब भी उसे बच्चे मिल जाएंगे। मेरा क्या होगा? मैं कैसे ये बर्दाश्त करूंगी? वो पागल सी होने लगी। अरे बेवकूफ़ नहीं बना, खामखा दिल में वहम पाल रही हो। उसके पास जाओ, देखना सब ठीक होगा। दोबारा उसे यहाँ आने का बोलो, फिर देखना। मुझे यकीन है इस बार मुंह के बल चलता आएगा। आप दुआ करें ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके ये तजुर्बे आपके लिए महंगे पड़ेंगे। वो बैग उठाकर अल्तमश के ऑफिस चल दी। ताबा खुद परेशान थी। अगर अल्तमश उनके हाथ से निकल गया तो जायदाद को पाने का दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। जो उसके बेटे ने कहा था, लेकिन वो हद दर्जा खतरनाक था। मुबशिर जा चुका था और शबाना प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इस वक्त वॉशरूम में मौजूद थी। कुछ देर पहले नाजली उसके कमरे में आई, मगर बाहर से उन दोनों की आवाज़ें सुनकर वापस चली गई, क्योंकि मुबशिर उसे प्रेगनेंसी चेक करने का बोल रहा था। नाजली कमरे में आ गई। तुम यहाँ? शबाना के हाथ में बिल्कुल वैसी ही किट थी जैसी नाजली के पास। हाँ, ये बादाम वाला दूध माँ ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, इसको पी लो। वो हाथ में पकड़े दूध की तरफ इशारा करने लगी। रख दो। प्रेगनेंसी किट को बेड पर रखकर वो ज़मीन पर गिरा सामान उठाने लगी और नाजली ने तीर की तेज़ी से उसकी प्रेगनेंसी किट को चेंज कर दिया और दूध रखकर खामोशी से निकल आई। कुछ ही दूर आने पर उसे शबाना की खुशी से चिल्लाने की आवाज़ आई। मानी खेज सान मुस्कुराकर वो आउट हाउस की तरफ आ गई। जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होने लगी, किसी ने बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। यूं अचानक आने वाली अफ्ताब पर वो बुरी तरह घबरा गई, मगर किसी ने उसे पिलर से लगाकर अपना साया उस पर कर दिया। तो नजरें उठाकर नाजली ने हैरत से उस इंसान की तरफ देखा। उसे तो लगा मुबशिर होगा, जो दोबारा उसे जलील करने आया है, मगर अपने सामने अदनान को देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया तो उस इंसान से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। तुम यहाँ? वह हैरत ज़दा सी उसे देखने लगी, जबकि इतने महीनों बाद अपने सामने नाजली को देखकर अदनान को सुकून मिला। कैसी हो? उसकी नजरें दीवानों की तरह उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मैं ठीक हूँ। वो हैरत ज़दा सी गंग खड़ी थी। यहाँ कैसे? अपनी हैरत पर वो बमुश्किल काबू पा सकी। क्यों? इस बार भी जाने का बोल दोगी? इस बार भी कहोगी मुझे नहीं आना चाहिए? वो ना चाह कर भी शिकवा कर गया तो नाजली ने नजरें झुका ली। क्या हालत बना ली है मेरी नाजली ने। मेरी नाजली ऐसी तो नहीं थी। ये पीला चेहरा, मुरझाई सूरत, बेरंग होंठ। अदनान प्लीज, मैं शादीशुदा हूँ। वो एक बार फिर उसके जज्बात को लगाम थामने का इशारा देने लगी। अब भी इतना सब होने के बाद भी ऐसा बोलोगी? हाँ, क्योंकि यही किस्मत है। वो गुलगुज आवाज में बोली। मैं नहीं मानता बलोच खानदान के पैसों से लिखी गई ये किस्मत। फिर क्या करेंगे? मुझे रुसवा? नाजली के सवाल पर वो सिर्फ अफसोस कर सका। अपना बनाऊंगा, मैं आपके काबिल नहीं रही। वो जाने लगी तो अदनान ने उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब किया। वो उसके इतने करीब खड़ा था कि अगर नाजली जरा सा भी हरकत करती तो वो इसके चौड़े सीने से जा टकराती। मुझे मत बताओ तुम किस काबिल हो, मैं अब तुम्हें बताऊंगा तुम हकीकतन किस काबिल हो। वो नासमझी से गर्दन मोड़ने लगी, मगर अदनान उसके हाथ को आज़ाद करता वहां से जा चुका था। ये क्या था? उसकी बातों का असल मकसद क्या था? वो चाहकर भी नहीं समझ पाई। इस किस्त पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस चाहिए। टारगेट आप लोगों ने पूरा करना है, वरना मैं किस्त बिल्कुल नहीं दूंगी। इसके बाद आप लोगों को रोमांटिक सी हैप्पी मिलेगी। उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे लाइक करने हैं और बहुत सारे कमेंट करने हैं, बहुत सारे रिव्यू देने हैं।